हेलो माय चैंपियन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर। आइसोमेरिज्म के लेक्चर नंबर 13 में इससे पहले हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो भी पढ़े हैं 2D वाले को, ओके, और उसके बाद कंप्लीट कर चुके हैं 2D में जो भी आ जाता है चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, है ना। चेन वाला पढ़े हैं, पोजीशन आइसोमर पढ़े हैं, उसके बाद फंक्शनल आइसोमर पढ़े हैं, मेटामर हम लोगों ने कंप्लीट किया है, उसके बाद और क्या टाउटोमर को कंप्लीट किया है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग 3D वाले को पढ़ रहे थे। 3D में पढ़े थे क्या, फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमान प्रोजेक्शन, है ना। उसके बाद क्या था, सोहर्स प्रोजेक्शन था। उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़े थे हम लोग। फिर इससे पहले पढ़े थे जीआई वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर ये ऑप्टिकल पढ़ रहे हैं। ऑप्टिकल में आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो मीजो कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनैंसियोमर और डायस्टेरियोमर्स, फिर रिजोल्यूशंस एंड रेसमिक मिक्सचर्स देख लेंगे, फिर डीएल नेमिंग ऑफ कंपाउंड देख लेंगे, और उसके बाद फाइनली देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ये इस वीडियो के बाद हमारा आइसोमेरिज्म लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। हमने अपने चैनल पे अध्ययन झोपड़ी ऑफिशियल पे हमने क्या सब कंप्लीट किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे, तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको आईयूपीएससी का मिल जाएगा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से आपको अगर आईयूपीएससी में दिक्कत होता है तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। आईयूपीएससी से मैंने 7-8 लेक्चर में कंप्लीट किया है। सारे कंपाउंड का आईयूपीएससी बहुत ही अच्छे से है। आप एक एक का नाम लिखोगे, सारे फंक्शनल ग्रुप पर आधारित है। एस्टर का, अमाइड का, एसिड एनहाइड्राइड का, थायो अल्कोहल का, थायो ईथर का, मैंने किसी का भी नहीं मिस किया, है ना। और उसके बाद जितना भी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस होते हैं, मैंने सारे आईयूपीएससी नेम में जितना का मैंने नाम लिखा है वो सभी क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आप उसे लगा लोगे, आईयूपीएससी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आ जाओ जीओसी के प्लेलिस्ट में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी हमने 10 लेक्चर में कंप्लीट किया है, 8 या 9-10 लेक्चर होगा ऐसे ही, जिसमें हमने कार्बोकेटाइन, कार्बाएनायन, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, है ना, जितना भी होता है, न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल, और उसके बाद और भी है कार्बीन है ना, इंटरमीडिएट में। फिर उसके बाद क्या है, नाइट्रीन है, नाइट्रीन को भी हमने कवर किया है। उसके बाद बेंजाइन है, ये सबको, है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह, टोटल हमने कवर किया। आप अच्छे से एक एक पॉइंट देखो, आपके एग्जाम में कहीं भी डाउट नहीं होगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ये आइसोमेरिज्म का लास्ट लेक्चर होगा। अगर इसमें हमने जितने मीजो कंपाउंड को, इनैंसियोमर्स को देखेंगे, अगर कंप्लीट नहीं होता है तो इसके बाद एक और लेक्चर्स बना देंगे हम, लेकिन कोशिश करेंगे आज ही इसमें कंप्लीट हो जाए। थोड़ा 1 घंटे का होगा, कोई बात नहीं है, आप स्टूडेंट हो, है ना, आप तो पढ़ ही सकते हो ना। ओके, तो मीजो कंपाउंड क्या होता है, इसको हम लोग आज अच्छे से देखेंगे। पहले तो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं मीजो कंपाउंड का। आप लिखना मेरे साथ साथ ही लिखो, ओके। मीजो कंपाउंड में हो जाएगा इसका छोटा सा डिफिनीशन, द कंपाउंड, इसमें क्या होता है ना, प्लेन ऑफ साइमेट्री होना चाहिए और कायरल मॉलिक्यूल 2 से ज्यादा होना चाहिए। मतलब 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। द कंपाउंड कैरिंग या हैविंग कायरल एटम, कायरल एटम्स, ये तो होना ही चाहिए कायरल एटम्स, बट और क्या हो जाता है, देन आल्सो ड्यू टू presence of element of symmetry, एलिमेंट ऑफ साइमेट्री, एलिमेंट ऑफ साइमेट्री, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अच्छे से बनाया है। एलिमेंट ऑफ साइमेट्री का मतलब हुआ सेंटर ऑफ साइमेट्री, प्लेन ऑफ साइमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ साइमेट्री, ये सब रहना चाहिए, ठीक है। एज क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, एलिमेंट ऑफ साइमेट्री, तो इसे हम कहेंगे इज अ कायरल। तो मॉलिक्यूल को ये क्या बना देता है, अकायरल बना देता है, या फिर क्या बना देता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बना देता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर, इन नेचर इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड, इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड। ठंड बहुत ज्यादा है, घर में ही रह के पढ़ाई करना, बाहर मत जाना, ठंड लग जाएगा, फिर एग्जाम कैसे दोगे फरवरी में। इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड।
ओके, बहुत ही आसान है ये। मीसो कंपाउंड में क्या होना चाहिए? कायरल एटम होना चाहिए। ठीक है, कुछ पॉइंट है उसको बस नोटिस करना। कायरल एटम होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो मॉलिक्यूल, और एक बात ध्यान रखना, मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव। तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? ऑप्टिकली इनएक्टिव होने से वह प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा, उसका रोटेशन जीरो हो जाएगा। एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। यही सब तो एग्जाम का पार्ट बनेगा। एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा वहां पे? तो 0 डिग्री हो जाएगा मीजो कंपाउंड के लिए। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं और अच्छे से। बहुत आसान होता है ये। एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे ना, चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका। ओके, ये हमारा कंपाउंड है मिथाइल, यहाँ पे लिख दो, यहाँ भी लिख दो मिथाइल। ठीक है, यहाँ से एक कार्बन का लाइन खींच दो वर्टिकल, बी आर, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, यहाँ पे भी खींच दो, हाइड्रोजन लगा दो, और ये लगा दो क्या, आप बी आर लगा दो। अब देखो, पहले इसमें आप कायरल कार्बन ढूंढो कि कायरल कार्बन है क्या। कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है? कायरल कार्बन, कार्बन का 4 वैलेंसी होगा, कार्बन का 4 वैलेंसी होगा, और ये चारों डिफरेंट होना चाहिए, ए बी सी डी, चारों डिफरेंट होना चाहिए। अब देखो, इस ये वाला कार्बन है, जहां पे ज्वाइंट पॉइंट होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, वो कार्बन को बताता है। ओके, तो इसमें देखो ऊपर मिथाइल है, इधर ब्रोमीन है, इधर हाइड्रोजन है, 3 ग्रुप तो डिफरेंट है। और नीचे देखो 2 कार्बन का चेन है, एक जिसको मैंने पिंक किया है वो, और यहाँ पे मिथाइल जुड़ा हुआ है ना, तो 2 कार्बन का चेन, तो इसको हम स्टार कर देंगे, मतलब ये कायरल कार्बन है। यहाँ देख लो, ये भी कायरल कार्बन होगा। ऊपर 2 कार्बन का चेन, एक मिथाइल और एक पिंक वाला, और नीचे देख लो हाइड्रोजन, ब्रोमीन, मिथाइल, सब डिफरेंट है। तो इसमें कायरल कार्बन कितना हो गया? 2 हो गया। अच्छा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं? मॉलिक्यूल को आप बीच से काट दीजिए, और बीच से काटने के बाद देखिए दोनों तरफ समान बन रहा है क्या, तो मॉलिक्यूल को बीच से काट देंगे, काट दो। अब काटने के बाद देखिए नीचे मिथाइल हाइड्रोजन ब्रोमीन है, ऊपर देखो मिथाइल हाइड्रोजन ब्रोमीन है, मतलब प्लेन ऑफ साइमेट्री है। प्लेन ऑफ साइमेट्री भी है, कायरल कार्बन एटम की संख्या 2 है ना, कायरल कार्बन भी है, प्लेन ऑफ साइमेट्री भी है, मतलब ये क्या होगा? मीजो कंपाउंड होगा, मीजो कंपाउंड हो जाएगा ये। मीजो कंपाउंड इसी को कहते हैं। अब ये अगर मीजो कंपाउंड हो गया तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। अगर ऐसा होगा तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा। तो एंगल ऑफ रोटेशन कितना होता है मीजो कंपाउंड के लिए? कितना होता है? 0 डिग्री होता है। यही सब तो एग्जाम में आता है। नीट का एग्जाम दो, जेई मेंस दो, चाहे कहीं भी कोई भी एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री पूछा जाता होगा, यही तो आएगा और कुछ भी नहीं आता। बस स्टूडेंट परेशान रहता है कि हमें तो वहां जाना है, वहां जाना है पढ़ने के लिए। लेकिन तुम कहीं से भी पढ़ोगे ना अच्छे से, तो तुम्हारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। कहीं भी एनटीए का नोटिफिकेशन देख लो, जेई मेंस का नोटिफिकेशन देख लो, वो कहीं नोटिफिकेशन में लिखता है कि आपको उस जगह से जाके पढ़ना है, या कोटा जाके पढ़ना है, या पटना जाके पढ़ना है, या कहीं भी जाके पढ़ना है? नहीं, वो कहता है एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी खुद से पढ़ो, और प्रॉब्लम होती है तो यूट्यूब पे ढेर सारा कंटेंट अवेलेबल है, वहां से देखो, मदद लो, 3 रात 1 कर दो, हो जाएगा। अब घूमने का मन है तो घूमो जा करके, जहां जाना है वहां, है ना। रिजल्ट लेने वाला घर से भी ले लेता है, और नहीं लेने वाले को तो आप भेज दो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहां भी वो पढ़ेगा भी नहीं। ठीक है, वैसे कहीं से भी पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, मैं तो यही कहूंगा। तो मीजो कंपाउंड समझ में आया? क्या कुछ बातें हैं मीजो कंपाउंड में? ऑप्टिकल इनएक्टिव ध्यान रखना है, कायरल एटम्स होने चाहिए, और क्या होने चाहिए? प्लेन ऑफ साइमेट्री, सेंटर ऑफ साइमेट्री, ये सब होने चाहिए। ये जिसको मैं रेड कर रहा हूँ ना, इस इतना बात ध्यान रखना है मीजो कंपाउंड में, और एक एग्जांपल ध्यान में रखना, बस हो गया। अब देखो इनएंशियोमर्स को देख लेते हैं और डायस्टेरियोमर्स को देख लेते हैं, ये भी बहुत आसान होते हैं। इनएंशियोमर्स में क्या होगा कि मिरर इमेज बनेगा, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनेगा, एक दूसरे को ढकेगा नहीं। डायस्टेरियोमर्स में मिरर इमेज ही नहीं बनता है, सिंपल बात है, बहुत आसान है। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनएंशियोमर्स को। यहाँ पे लिख लो इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स, अब
कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ो और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो प्रीवियस ईयर का। प्रीवियस ईयर पढ़ लो, मॉडल सेट लगा लो, टेस्ट सीरीज लगा लो और उसको बार बार पढ़ो। आपका रिजल्ट कभी नहीं रुकेगा। पढ़ने का यही तरीका है। और घूमने का तो एक ही तरीका कि जाओ वहां पे, समय काटो, दिन काटो और कुछ नहीं। इनएंशियोमर्स में क्या होगा, बस छोटी सी बात है कि नन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनता है। नन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ each other, image of each other, such a stereoisomers, okay, are related as enantiomers. इसके बारे में ध्यान रखना है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा मीन्स ऑलवेज कायरल एटम। कायरल एटम तो होना ही चाहिए, मीन्स ऑलवेज कायरल मॉलिक्यूल्स। कायरल मॉलिक्यूल्स, बिना कायरल मॉलिक्यूल्स का तो वो एनेंशियोमर होगा भी नहीं। ठीक है, ध्यान रखना प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट हैज नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, ये बात ध्यान रखना है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ओके, कुछ बातें हैं जो ध्यान रखना है आपको, बस थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेना है इसका, एनेंशियोमर्स का। चलो एग्जांपल की बात करते हैं। इसमें देख लो COH में लिखा हूं, ठीक, यहाँ पे देख लो इस तरीका से हाइड्रोजन है, इधर मिथाइल है, ठीक है, इधर भी मैंने कर दिया, इधर मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन है और इधर क्या है, COH है लगा हुआ है। इसमें देख लो कायरल एटम है, मैंने क्या बोला, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये कायरल एटम होगा, यहाँ पे ये भी कायरल एटम होगा। क्यों कायरल एटम ये होगा, जिसको मैंने पिंक किया है वो कायरल एटम क्यों है, क्योंकि इस कार्बन का चारों वैलेंसी डिफरेंस है। ऊपर COH होगा, इधर मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन है, नीचे 2 कार्बन का चेन है तो डिफरेंट हुआ। नीचे वाले इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक। 2 नंबर वाले को देखो, इधर मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन है, नीचे COH है, ऊपर CCOH है, 2 कार्बन का चेन, तो दोनों कायरल हो गया। मतलब इसमें क्या है, कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन परमाणु एक नहीं 2 है। चलो देख लिए 2 है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है इसमें, इट हैज नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, अगर ये हो गया तो फिर ये इनएंशियोमर नहीं होगा, फिर ये मीजो कंपाउंड हो जाएगा ना। ओके, देख लो इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करेंगे, तो बीच से मॉलिक्यूल को काट देना है हमें। बीच से मॉलिक्यूल को काट करके देखिए, तो इधर से ऐसे करके काटो तो आप देखो ऊपर वाला भाग COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोजन मिथाइल, नीचे वाला COH हाइड्रोजन सेम आ गया, मतलब क्या हो गया, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो ये हमारा इनएंशियोमर नहीं बनाएगा। देखो इसका मिरर इमेज भी बना देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो हम लिख देंगे कि नहीं है। मिरर इमेज बनाओगे तो मिथाइल पहले तुम्हें दिखेगा, फिर मिथाइल तुम्हें पहले दिखेगा, मतलब ये जो आगे वाला पार्ट है ये पहले दिखेगा ना। तुम फेस देखते हो आईना में तो तुम्हारा फेस दिखता है ना, पाछे वाले तो पाछे रहता है। तो यहाँ पर जो पाछे वाला हाइड्रोजन है ये तो इसके इधर आ जाएगा, इस ओर, जो जैसा COH है वैसा ही रहेगा, COH जैसा है वैसा ही रहेगा ना, इस तरीका से। तो इसको ये मिरर इमेज तो बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, क्योंकि इसको आप उठा करके इस पर रखोगे तो एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करेगा। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज भी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है ना, मिरर इमेज है। कैसे है,
तो आप इस फिगर को ना, इस जो मिरर इमेज में बना है जिसको मैं राउंड कर रहा हूं, इस फिगर को उठाइए और इस वाले फिगर पर इसको रख करके देखो तो एक दूसरे को ढकेगा? नहीं ढकेगा। मिथाइल Me, इधर Me को मिथाइल बोलते हैं, तो मिथाइल यहाँ है, ये इस दोनों को उठा के रखोगे तो ये दोनों वाला मिथाइल इस हाइड्रोजन के पास आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इसका मतलब नहीं ढका तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज है, और अगर ढक लेता तब तो वो सुपर इम्पोज कर जाता ना, तब तो वो सुपर इम्पोज हो जाता, और सुपर इम्पोज हो जाता तब वो डायस्टेरियोमर्स का केस चला जाता। लेकिन इनसियोमर होने के लिए तो नॉन सुपर इम्पोज भी है, कायरल एटम भी है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया हमें। प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां प्रेजेंस है, इसीलिए इट इज नॉट इनएंसियोमर, इनएंसियोमर ये नहीं होगा। तो जो होगा उसका एक एग्जांपल दीजिए सर। चलो ठीक है, उसका भी एग्जांपल देख लो। तो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें देख लो। यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन, यहाँ पे ब्रोमीन के, और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूं तुम्हें क्या करोगे, यहाँ पे ब्रोमीन कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन कर दो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर दो तुम ब्रोमीन, नहीं तो फिर से सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाएगा ना। इसको मिटा दो, इसको भी मिटा दो, यहाँ पे कर दो हाइड्रोजन, यहाँ पे कर दो ब्रोमीन, ठीक है, और यहाँ पे कर दो तुम क्या, मिथाइल ग्रुप ही रहने। ठीक, 1 2 3 मिरर इमेज बना लो। यहां पर देखोगे मिरर इमेज तो ये ब्रोमीन वाला पार्ट पहले आ जाएगा, ये हाइड्रोजन वाला पार्ट पहले आ जाएगा, ऊपर मिथाइल जाएगा, नीचे मिथाइल जाएगा, मतलब ये पार्ट पहले दिखेगा ना मिरर इमेज में, और ये वाला पीछे चला जाएगा। अब इसको उठा करके इस पर रखो, ढकेगा? नहीं ढकेगा। तो ये मिरर इमेज तो बन गया, ये मिरर है हमारा, मिरर को हम ऐसा ही लिखते हैं। तो ये मिरर इमेज कैसा बना? नॉन सुपर इम्पोज कर रहा है, इम्पोज कर रहा। प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है, क्योंकि इसको काटोगे तो इधर हाइड्रोजन है, इधर ब्रोमीन है, यहाँ ब्रोमीन मिलेगा, इधर हाइड्रोजन मिलेगा। तो मतलब ये क्या हो गया? इनएंसियोमर। कायरल एटम तो है ही, कायरल एटम तो तुम्हें दिख ही रहा है ना, यहाँ पे कायरल एटम है, यहाँ पर भी कायरल एटम है, कायरल एटम 2 है। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, इसको काटोगे तो एटम सेम है लेकिन ग्रुप अलग अलग है। इधर देखो, इधर ब्रोमीन है तो इसमें इधर ब्रोमीन है, इधर हाइड्रोजन है तो इधर इधर यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन हो गया। तो मतलब इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इनएंसियोमर है। लिखेंगे इट इज इनएंसियोमर। ओके, इस तरीका से लिख देंगे हम, बिल्कुल। देख लो इसमें और भी हम देख सकते हैं। इनएंसियोमर के बाद क्या था इसमें पढ़ना हमें? अच्छा, इनएंसियोमर के कुछ प्रॉपर्टीज, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को और इस एग्जाम्पल को तुम अच्छे से नोट कर लेना, ओके। उसके बाद इसमें आ जाएगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इनएंसियोमर। प्रॉपर्टीज ऑफ इनएंसियोमर, ओके। इनएंसियोमर, एक एक पॉइंट को ना तुम अच्छे से लिखो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनएंसियोमर्स हम राउंड कर देंगे इस तरीका से। इसमें हो जाएगा 1 नंबर में लिखेंगे कि इनएंसियोमर्स हैव, मतलब इसके ना प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। इनएंसियोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज like melting point,
है ना, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर डेंसिटी, वीपी को वेपर डेंसिटी बोलते हैं। ओके, उसके बाद वीडी होगा, ये वीडी होगा वेपर डेंसिटी। दूसरा होगा कि इनेंशियोमर्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। तीसरा हो जाएगा इट हैव, रेट ऑफ रिएक्शन भी सेम ही होता है लगभग, लेकिन इसको छोड़ो, इसको नहीं लिखना है हमें। ओके, डाइस्टेरियोमर्स में देख लेते हैं हम लोग, कहाँ गया डाइस्टेरियोमर्स वाला पार्ट हमारा। ठीक है, डाइस्टेरियोमर्स, यहाँ पे था ना डाइस्टेरियोमर्स, चलो इसको भी देख लेते हैं। डाइस्टेरियोमर्स, जस्ट इनेंशियोमर का ये उल्टा है, दो स्टेरियो आइसोमर, which are not mirror image of each other, मतलब सेम ही बनेगा, मिरर इमेज इसका नहीं बनेगा, इमेज ऑफ ईच अदर आर रिलेटेड एज डाइस्टेरियोमर्स। इट कैन बी, महत्वपूर्ण पॉइंट है, इट कैन बी ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव, ये दोनों हो सकता है, एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। ओके, एग्जाम्पल्स में देख लो, एग्जाम्पल्स लिखोगे इसका ना तो इस तरीका से हो जाएगा, जैसे देखो Cl है, C हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन, इधर Cl और इधर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा सिस एल्कीन हो गया ना, ये सिस आइसोमर हो गया। इसका मिरर इमेज बनाओगे, देखो लो बना करके मिरर इमेज डाल दो। ओके, तब बनाओ तो ये वाला पहले तुम्हें दिखेगा, ऐसा दिखेगा डबल बॉन्ड, और वो बाद वाला पीछे ही दिखेगा ना, तो Cl और क्या हो जाएगा नीचे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, ये भी क्या बना Cc बना, तो इसका कोई मिरर इमेज नहीं बनता है, जो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, नो मिरर इमेज। यही क्या हो जाएगा आपस में डाइस्टेरियोमर्स हो जाएगा। अच्छा, इसका ट्रांस लिखोगे तो ट्रांस का भी मिरर इमेज वैसा ही बन जाएगा, H होगा डबल बॉन्ड H और Cl, ये H है, ये ट्रांस आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, इसका मिरर इमेज देखो CH Cl दिखेगा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, क्या हो गया नो मिरर इमेज। कहोगे सर इमेज तो बन रहा है ना, इमेज बनने का मतलब है डिफरेंट इमेज बनना चाहिए, यहाँ सेम बन गया ना, दोनों सेम ही है ना, तो सेम है तो नॉट मिरर, केमिस्ट्री की भाषा में ये मिरर इमेज नहीं हुआ। ओके, केमिस्ट्री की भाषा में उल्टा बनना चाहिए मिरर इमेज, तब हुआ, ताकि आप इस इमेज को उठा करके इस पे रखो तो एक दूसरे को वो सुपर इम्पोज नहीं करिए, तो सुपर इम्पोज कर लेगा। आप इस शीश वाले को ना उठा करके इस पे रखो, इस पे डालोगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्या कर लेगा, ये सुपर इम्पोज कर लेगा, और जैसे ही सुपर इम्पोज कर लिया मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हुआ। ये ऐसा हो जाता है डायस्टेरियोमर्स में, ये कहानी है। ठीक है, चलो डायस्टेरियोमर्स के कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ डायस्टेरियोमर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ
डाइस्टेरियोमर्स। बिल्कुल, आप नोट करते जाओ, काम ही देगा। आप ग्रेजुएशन में हो वहाँ भी काम दे देगा अगर आपको ये नोट्स बना हुआ है तो। पहली बात तो डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, इसमें लिख लेंगे। डाइस्टेरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ये डिफरेंट होता है। दूसरी बात है कि इसे हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। डाइस्टेरियोमर्स ओके, डाइस्टेरियोमर्स easily are separable। इसको इजीली सेपरेट कर सकते हैं। वहां पे हम किसको नहीं कर सकते हैं सेपरेट? इनैंसियोमर को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। चलो, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या था पढ़ना हमें? रिजोल्यूशन पढ़ना था और रेसमिक मिक्सचर पढ़ना था। यही है रेसमिक मिक्सचर की हम कैसे उसको सेपरेट कर सकते हैं एनेंसियोमर्स को ना, इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन और रेसमिक मिक्सचर। ये एक प्रोसेस होता है एनेंसियोमर को सेपरेट करने का। आप इसे हैंड पिक भी कर सकते हैं, जो भी केमिकल्स और वो फिजिकल नेचर होता है सेपरेट करने का। तो हम सबसे पहले रिजोल्यूशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रिजोल्यूशन। ये क्या होता है? सेपरेशन ऑफ। ये एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? तो इनैंसियोमर को सेपरेट करने का एक प्रोसेस है रिजोल्यूशन का। तो लिखेंगे सेपरेशन ऑफ इनैंसियोमर्स फ्रॉम देयर रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड क्या? रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस है जिसमें से रेसमिक मिक्सचर में से हम क्या करते हैं? इनैंसियोमर को सेपरेट करते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, मान लो कि कोई भी दो, मान लो कि क्या है? इनैंसियोमर है। यहाँ पे दिखेगा? अरे तो यहाँ दिख गया, यहाँ लिखा गया ए है प्लस ए डैश है। ओके, तो इसको सेपरेट करेंगे। तो इसको सेपरेट करने का मतलब है इस तरीका से रिजोल्यूट कर दिए हम। रिजोल्यूट होता है इसका मतलब ए अलग चला गया, ए डैश अलग चला गया, यही दो इनैंसियोमर बन गया। इसी को हम कहते हैं। अब रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर का मतलब होता है कि कंपाउंड में इक्विमोलर अमाउंट है ना, इनैंसियोमर का मिश्रण को, इक्विमोलर मिक्सचर को, इनैंसियोमर के इक्विमोलर मिक्सचर को हम लोग रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, चलो उसे भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं यहाँ तो ये लिखा हुआ है। चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्या दूसरा कलर लेने तो दिख ही नहीं रहा है। रेसमिक मिक्सचर ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? द मिक्सचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर सब्सटेंस, इसे बोल सकते हैं। उफ, काम ही नहीं करता है। द मिक्सचर विथ इक्वल अमाउंट ऑफ इनैंसियोमर मिक्स्ड विथ इनैंसियोमर मिक्स्ड। ओके, कैसा रहेगा? तो इक्वल अमाउंट तो मैंने लिख ही दिया है। मैं इसको
बार बार ये हैंग कर जा रहा है। मिक्स्ड इन किसमें, मीन्स इन इक्विमोलर अमाउंट, इक्विमोलर, ओके, इक्विमोलर अमाउंट में इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। ओके, अगर इक्विमोलर अमाउंट में मिला हुआ है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, ए है प्लस ए डैश, ये दोनों इनैंसियोमर है, लेकिन वो इनैंसियोमर होने चाहिए। ठीक है, इक्वल अमाउंट में है, तो इक्वल अमाउंट में होगा तो मान लो इसका भी कितना 50 ग्राम होगा और इसका भी कितना होगा 50 ग्राम होगा, और ये दोनों मान लो 5 लीटर में घुला हुआ है। ओके, तो 5×50 मोल निकालोगे, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, दिया गया द्रव्यमान बट्टे मोलर मास होता है, तो इसको डिवाइड करोगे तो ए का कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ए के कितने मोल आ जाएंगे 5 मोल, तो 5 से डिवाइड दो ना, 5×50, और ए डैश का भी कितना आ जाएगा 5 मोल आ जाएगा, तो इक्वल अमाउंट हुआ। इसी इक्वल अमाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं क्या, रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो इसको हम रिजोल्यूट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अच्छा, एक कंपाउंड क्या बचा, क्या पढ़ना है नेक्स्ट हमारा है डीएल नेमिंग। ओके, तो चलो डीएल नेमिंग को भी अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल, ये भी आसानी है। डीएल नेमिंग में क्या होता है कि हम लोग गोल्डन रूल से इसको कैलकुलेट करते हैं डीएल नेमिंग में। तो इसमें हम ये कंपाउंड का एग्जांपल्स लेके आपको बताते हैं। जैसे देख लो, अगर कंपाउंड होगा एग्जांपल्स में, ये एल्डिहाइड है, यहाँ पे मान लो OH लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे है CH2 और OH है। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये ऐसा आ जाएगा, CHO, फिर OH, H, और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। हमें ढूंढना है क्या, कायरल कार्बन एटम। कायरल देखो, ये कायरल कार्बन एटम है, इसमें ये कायरल कार्बन एटम है। तो इसमें रूल ये कहता है कि सबसे टॉप पे, वर्टिकल लाइन के सबसे टॉप पे रहना चाहिए मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो एल्डिहाइड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, COH ग्रुप हो सकता है। कीटोन हो सकता है या फिर COH ग्रुप हो सकता है, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद वर्टिकल लाइन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होनी चाहिए। अब उसमें देखो सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट वाला यहाँ वाला कार्बन कायरल एटम जो है वो, उसमें देखो OH ग्रुप का पोजीशन क्या है। अगर OH ग्रुप राइट साइड में है, यहाँ पे राइट साइड में है, तो इसका नाम हो जाएगा डी आइसोमर। और अगर यही OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है, इधर लेफ्ट है ना, तो इसका नाम हो जाएगा एल आइसोमर। इस तरीका से इसका नामिंग हो जाता है। बिल्कुल, इसका नाम हो जाएगा क्या, इसका नाम हो जाता है डी ग्लेसर एल्डिहाइड, और इसका नाम हो जाएगा एल ग्लेसर एल्डिहाइड, ऐसा नाम हो जाता है। लेकिन चलो इसको हम और अच्छे से सीखते हैं, गोल्डन रूल के द्वारा कहता क्या है ये, उसको समझते हैं। डीएल नेमिंग के रूल्स क्या होने चाहिए। तो देखो, डीएल नेमिंग के लिए डीएल नेमिंग में और फिशर प्रोजेक्शन पे ही होता है हमेशा डीएल नेमिंग, ध्यान रखना। तो गोल्डन रूल से निकालते हैं, तो अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल, अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल आपको ध्यान क्या रखना है, द मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड group should be at the top,
मतलब सबसे ऊपर रहना चाहिए वर्टिकल पे, एट द टॉप, टॉप पे रहना चाहिए, ओके। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, और वो भी सब कायरल, कार्बन एटम्स शुड बी इन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल पे होनी चाहिए, वर्टिकल लाइन। एट लास्ट, इसके बाद क्या होगा, एट लास्ट कायरल कार्बन, लास्ट वाले पे कायरल एटम, वी हैव टू check the position of OH group, the position of OH group, पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, वहां पे मैंने OH लिखा है, OH ग्रुप। अब कैसे चेक करोगे पोजीशन ऑफ OH ग्रुप का, तो पहली बात, OH ग्रुप का पोजीशन आप चेक कर रहे हो इफ OH ग्रुप इज ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड पे है ना तो उसका नाम क्या हो जाएगा, डी आइसोमर, कर दोगे डी। बस दूसरा, इफ OH ग्रुप इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है ना तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एल आइसोमर। वर्टिकल पे होना चाहिए सबसे ज्यादा कार्बन एटम, ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप जो भी हो वो मोस्ट टॉप पे होना चाहिए, और उसके बाद OH ग्रुप का चेक कर लो कि अगर राइट हैंड साइड में है तो डी, लेफ्ट होगा तो एल, मैंने वही बात बोला था। अब इसको एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देख लो आप, CHO है, ठीक है, यहाँ पे आप लगा दो एक कार्बन, दो, ठीक है, तीन और ये चार, यहाँ पे लगा दो CH2OH, यहाँ पे H है, OH है, OH, H होगा, ठीक है, H होगा, OH होगा, OH होगा, H होगा। अब इसमें देख लो कायरल एटम है ना ये वाला, लास्ट सबसे ऊपर CHO ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप है, सबसे नीचे आना है, लास्ट वाले को चेक करना है, इसको चेक करना है बस, जो लास्ट कायरल एटम है उसको। इसके लास्ट CH2 है, ये कायरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन सेम है ना, तो ये कायरल नहीं है, सबसे लास्ट वाले कायरल, ये भी कायरल है, एक, दो, तीन और ये चार, तो लास्ट वाला जो कायरल है ना उस पर चेक करना है, किसका पोजीशन, OH का पोजीशन। मैंने क्या बोला है, इफ OH ग्रुप इन द राइट हैंड साइड डी आइसोमर, और लेफ्ट होगा तो एल आइसोमर। तुमने यही लिखा है ना कि एट लास्ट कायरल एटम वी हैव टू चेक द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, लास्ट कायरल एटम पे हमें चेक क्या करना है, OH ग्रुप का पोजीशन चेक करना है। तो लास्ट वाले पे देखो OH किधर है, राइट हैंड साइड है, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, डी आइसोमर, हो गया, बिल्कुल आसान है। इसी में देख लो एक और CHO है, फिर मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहाँ पे H, OH, HO, H होगा, फिर यहाँ पर H, OH, यहाँ पर फिर से खींच दो, HO, H होगा, फिर यहाँ पे CH2 हो जाएगा, OH हो जाएगा। बताओ लास्ट, ये सारे कायरल, ऊपर से एल्डिहाइड को छोड़ करके कायरल कार्बन, मैंने कायरल और अकायरल बहुत अच्छे से पढ़ाया तो आप देख सकते हो, आपको समझ में आता होगा। ये भी कायरल है, ये वाला भी कायरल है, यहाँ भी कायरल है, तो हमें लास्ट कायरल को चेक करना है। ये जो कायरल है ना लास्ट, इस पे चेक करो कि OH का पोजीशन क्या है, OH का पोजीशन किधर है, यहाँ पे OH है, इसमें OH यहाँ पे था, राइट था, तो D, लेफ्ट आ गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल आइसोमर, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, इसी में आ जाता है एमिनो एसिड का भी डी एल नेमिंग, आप सीख सकते हो, वो भी बहुत आसान होता है, बिल्कुल, ठीक है। एमिनो एसिड में भी यही हो जाएगा, डी एल नेमिंग ऑफ, डी एल नेमिंग ऑफ एमिनो एसिड, ये भी आप देख सकते हो, देख लो इस तरीका से होगा। इसमें भी वही COH, एमिनो एसिड में तो COH रहता ही है, यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन NH2,
यहाँ पे CH3, ये एमिनो एसिड है, इसमें कायरल एटम चेक करो, लास्ट कायरल एटम ये वाला है, ये है ना। अब इसमें देखो NH2 का क्या पोजीशन है, राइट साइड आ गया, राइट साइड आ गया मतलब क्या हो गया, ये डी आइसोमर हो गया। अल्फा कार्बन पे COH लगा के चेक कर लो, ये अल्फा कार्बन ही होता है। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला ये अल्फा कार्बन है, प्लस में कायरल कार्बन भी है ये। ओके, तो कायरल कार्बन के हिसाब से भी हम देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी का हम एल नेमिंग भी कर सकते हैं, इसमें देख सकते हो तो तुम COH, इस तरीका से तुम्हें अगर दे देगा NH2 HCH3। आप देखो कायरल कार्बन पे चेक कर लो कि किधर है NH2 का ग्रुप, ये कायरल एटम होगा। कायरल एटम क्यों होगा, क्योंकि इस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंस है, ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर हाइड्रोजन है, इधर NH2 एमिनो ग्रुप है, नीचे मिथाइल है, CH3 है, इसीलिए ये कायरल है। और कायरल मॉलिक्यूल पे हमें चेक करना है कि NH2 का पोजीशन क्या है। NH2 का पोजीशन क्या है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट साइड है, मतलब ये क्या हो गया, एल आइसोमर हो गया। तो इस तरीका से तुम चेक कर सकते हो डी आइसोमर और एल आइसोमर। एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट था, सेकंड समझ लो और अच्छे से। देखो इस तरीका से COH होगा, तुम खुद बताना इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तुम कर दो इसको CH2OH, और यहाँ पे कर दो तुम क्या, NH2। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, NH2 किधर है, लेफ्ट साइड में। लेकिन हाँ, इसके पोजीशन को तुमको बदलोगे ना CH2OH, ये नीचे आना चाहिए CH2OH, ग्रुप इंटरचेंज करोगे ना। ओके, तो चेंज करोगे तो देख लो कैसा हो जाएगा। जब इसको चेंज करोगे तो तुम COH करोगे, इस तरीके से करोगे, और उसके बाद ये हो जाएगा तुम्हारा NH2, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा H, यहाँ हो जाएगा क्या CH2OH। तो यहाँ तो ये क्या हो गया, ये हो गया L आइसोमर। अगर ये L आइसोमर है तो ये क्या हो जाएगा, D आइसोमर हो जाएगा। इसको चेंज करके देखना पड़ता है, क्योंकि ये जो लीस्ट प्रायोरिटी है ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आना चाहिए ना, इसलिए। ठीक है, और भी आप देख सकते हो, या फिर COH का पोजीशंस ऐसे करके। नेक्स्ट वाला क्या था हमारा, एक और था ना जिसमें हमें पढ़ना था क्या, कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर की हम कैलकुलेशन को पढ़ेंगे, वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये भी बिल्कुल आसान होता है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म। केस 1, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। अगर मॉलिक्यूल हमारा अनसिमेट्रिकल है तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। अनसिमेट्रिकल होगा, n बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ कायरल एटम, कायरल सेंटर या कायरल एटम्स कहते हैं, ठीक है। तो A नंबर में हम लिखेंगे, अच्छा टोटल जो आइसोमर कैलकुलेट करते हैं ना, पहले उसका सूत्र जान लो। टोटल जो आइसोमर होता है, टोटल आइसोमर, टोटल स्टीरियो आइसोमर, इसको हम SI लिखेंगे शॉर्ट में, वो होता है ऑप्टिकल आइसोमर प्लस मीजो आइसोमर, ये दोनों को जोड़ के होता है, ये बात ध्यान रखना है। इस सूत्र को लिख लो। अब कंडीशन A है, A नंबर में, कि नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर जो हो जाता है ना, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बराबर हो जाता है 2 पर पावर n। n जितना कायरल एटम रहेगा उसको 2 के पावर में करके गुना कर दो, हो जाएगा। और जो मीजो आइसोमर होगा B नंबर में, इसी में मीजो आइसोमर, उसमें तो एंगल ऑफ रोटेशन होता ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। ओके, 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसमें, ये याद रखना कि ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म प्लस मीजो होता है, मीजो तो 0 ले लेते हैं, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म 2 पर पावर n निकालते हैं। कब निकालेंगे, जब मॉलिक्यूल हमारा अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। अनसिमेट्रिकल क्या होता है वो भी देख लेते हैं, अभी सब बात को समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, मिथाइल CH है,
यहाँ पर मैं लगा दिया Br, उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ CH, यहाँ पर मैंने लगा दिया Cl, यहाँ पर मैं लगा दिया मिथाइल। ठीक है, अब इसमें देख लो तो दो कायरल एटम है, एक तो ये कायरल एटम होगा और एक ये कायरल एटम है ना, क्योंकि इस कार्बन से देखो ऊपर ब्रोमीन, मिथाइल, हाइड्रोजन, इधर देख लो ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो कायरल चारों ग्रुप डिफरेंट है। इस कार्बन जिसको मैंने ये किया है, ग्रीन किया है, वो भी देख लो तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, मिथाइल है, और इधर वाला एक ग्रुप डिफरेंट ही है, डिफरेंट हो गया। तो एन का मान कितना आया, 2 आया। अब ये देखना है कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल देखने के लिए आप बीच से इसको काट के देखो, बीच से काटोगे तो दोनों तरफ सेम ग्रुप मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर देखो CHBr है, इधर CHCl है, एटम अलग अलग हो गया, तो इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल। अगर यही काटने के बाद सेम मिल जाता हमें, इधर भी Cl यहाँ भी Cl या यहाँ भी Br है यहाँ भी Br रहता, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ओके, तो n बराबर 2 होगा, तो इसमें देख लो A नंबर में ऑप्टिकल आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर बराबर क्या होता है, 2 पर पावर n, n का मान 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब कितना हुआ, 4 हुआ। और मीजो कितना बनता है, मीजो मीजो आइसोमर कितना बनेगा, 0 बनेगा, तो टोटल आइसोमर कितना हो गया, टोटल आइसोमरिज्म कितना हो गया, SI स्टेरियो आइसोमरिज्म, इसको बोलते हैं SI स्टेरियो आइसोमरिज्म। 4 + 0 कितना हुआ, 4 हो गया, इसके 4 बनेंगे। तो इस तरीका से हम बता सकते हैं। अब दूसरा है, ये तो हो गया कि मॉलिक्यूल क्या रहेगा, अनसाइमेट्रिकल, मॉलिक्यूल्स अनसाइमेट्रिकल है तब ना, अनसाइमेट्रिकल है, लेकिन अगर साइमेट्रिकल होगा तब कंडीशन कौन सा लगेगा, केस 2। ठीक है, मॉलिक्यूल इज साइमेट्रिकल, अगर मॉलिक्यूल साइमेट्रिकल है तब विथ n नंबर ऑफ कायरल सेंटर, विथ n मतलब कायरल सेंटर तो रहना ही चाहिए, तो इसको हम क्या लिखें, मॉलिक्यूल इज साइमेट्रिकल, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन बनता है, n का मान जो नंबर ऑफ कायरल सेंटर आएगा, नंबर ऑफ कायरल सेंटर मतलब कायरल मॉलिक्यूल जो n आएगा ना, इसका दो मान, एक तो इवेन आ सकता है, नहीं तो क्या आ सकता है, ऑड आ सकता है, यही दो में से नहीं आएगा। तो अगर इवेन आएगा तो पहली बात, जो हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म निकालते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर वो होता है आ, उसका सूत्र हो जाता है ना 2 पर पावर 2 पर पावर n-1। ओके, और नंबर 2 मीजो वाले का सूत्र हो जाता है इसके लिए 2 पर पावर n/2 - 1। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हम निकाल लेते हैं 2 पर पावर n-1 प्लस 2 पर पावर n/2 - 1। एकदम सूत्र को रटिए जाना तुम, है ना, अभी एग्जाम्पल बताएंगे, हम बोलते हैं रट ही जाना इसको, भूलोगे तो तुम्हारा गया। और दूसरा ऑड अगर हो जाएगा तो ऑड नंबर के लिए, इधर तो दिखेगा नहीं लिखेंगे तो ऑड नंबर के लिए मैं इधर लिख देता हूं, यहां पे लिख लेना। ठीक है, ऑड नंबर के लिए, ऑड नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल का जो सूत्र हो जाता है यहाँ पे 2 पर पावर n-1, 2 पर पावर n/2 - 1, दोनों तो लगभग सेम ही लग रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑड नंबर के लिए हो जाएगा ऑप्टिकल ऑप्टिकल प्लस मीजो। ओके, दोनों मिला के होगा सीधा 2 पर पावर n-1, ये ध्यान रखना। ओके, 2 के पावर n-1 हो जाता है। बिल्कुल। चलो एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, ताकि और हमें इस ये फार्मूला भी याद रहेगा और क्लैरिटी भी आ जाए। मिथाइल
CH Br, इधर भी CH, इधर लिख दो Br, इधर लिख दो हमें क्या, मिथाइल लिख देना। ये हो गया ना। ये हमारा साइमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। कैसे साइमेट्रिकल होगा सर? तो देखो, इसको जब तुम बीच से काटोगे ना तो दोनों तरफ सेम मिलेगा। CH Br इधर भी है, CH और Me इधर भी है, Me और CH Br यहाँ भी है, तो दोनों सेम ही है ना, इसीलिए ये क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिकल हो गया। अब देखना है एन कायरल सेंटर कितना है, तो कायरल सेंटर चेक करोगे तो ये हमारा कायरल मॉलिक्यूल होगा, ये भी कायरल है, दो ही कायरल एटम है, एन बराबर क्या हो गया 2, मतलब क्या हो गया ये इवेन। और इवेन आ गया तो इवेन के लिए सूत्र क्या होता है, टोटल 2 पर पावर n-1 प्लस 2 पर पावर n/2-1, यही होता है ना टोटल सूत्र इवेन के लिए, ये सूत्र होता है, तो ये सूत्र लगा देंगे इवेन के लिए हम। ओके, टोटल आइसोमर के लिए लिखेंगे, टोटल आइसोमर बराबर 2 पर पावर n-1 प्लस 2 पर पावर n/2-1। तो देखो 2 पर पावर n-1 मतलब 2-1, अब प्लस 2 पर पावर 2/2-1 ये होगा, तो ये तो हो गया 2, 2 में से 1 गया तो 2 ही ना बचेगा, और इधर 2/2-1 0, मतलब 2 के पावर ये 0 हो गया, तो 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3, 2 पर पावर 0 1 ही होगा ना, सूत्र पता होगा ना तुम्हें, a पर पावर 0 1 होता है ना। तो इस तरीका से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, दूसरा एक और एग्जांपल देखो, इसको समझा, n बराबर 2 था, इवन नंबर था, इवन नंबर के लिए सूत्र क्या होता है, 2 पर पावर n-1 प्लस 2 पर पावर n/2-1 होता है, और अगर ऑड आएगा तो 2 पर पावर n-1 सीधे लगा देना। ओके, तो उस आधार पे ये बन गया, और यहाँ पे 2/2 काटोगे तो 1 आएगा, 1-1 0 होगा, तो 2 पर पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा। अच्छा एक एग्जाम्पल और ले लो, दूसरा एग्जाम्पल ले लो, CH3CH उसके बाद CH-Br, यहाँ पर CH है, फिर यहाँ पे Br है, और यहाँ पे CH3 है, सिमेट्रिकल भी है, और कायरल सेंटर कितना मिल रहा है तुम्हें, 3 मिल रहा है। देखो ये कायरल है, CH3Br हाइड्रोजन इधर, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये वाला कहोगे सर ये कायरल होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 3 हाइड्रोजन सेम मिल जाएगा, चारों ग्रुप सेम होना चाहिए। तो n का मान 3, क्या हो गया ये ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर के लिए सूत्र क्या पढ़े हम, डायरेक्ट 2 पर पावर n-1 यही बने है ना, तो सीधा लगा दो, टोटल आइसोमर का सूत्र लगा दो, टोटल आइसोमर कितना हो जाएगा, 2 के पावर n-1, तो 2 के पावर 3-1 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया आंसर। ठीक है, तो चलो इसको इस तरीका से हम कर लेंगे। ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम ऑर्गेनिक का और भी नेम रिएक्शन बताएंगे। आप इसे अच्छे से रिवीजन करो, है ना, पढ़ाई पर ध्यान रखो। जनवरी का महीना अभी चल रहा है, जो कि फरवरी में तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, तो अच्छे से अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे होगा, रिजल्ट अच्छा नहीं बनेगा ना। कहीं मन भटकाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मन शांत करके एकाग्र करके और पढ़ाई करना है, सब कुछ अच्छा हो। गॉड पे बिलीव रखो, सब अच्छा होता है ना। तो थैंक यू स्टूडेंट, अब अपना ख्याल रखिए, और हाँ रिवीजन पे ध्यान दीजिए, रोज पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन रोज पढ़िए। थैंक यू।